हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, अब तक हम इंटीग्रल्स में जो इनडेफिनेट इंटीग्रल वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल समझ लिया होगा, कैसे इनडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करते हैं, क्या क्या उसकी टेक्निक्स होती हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, बाय पार्ट्स क्या है, ये सब कुछ आपको आई थिंक अब अच्छी तरह आता होगा। अब हम बात करते हैं इसके अगले पार्ट की, जो कि हमारा डेफिनेट इंटीग्रल। अब जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर इनडेफिनिट मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। लेकिन जब डेफिनेट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक डेफिनेट वैल्यू दी जाएंगी जिस इंटरवल पर आपको इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये जो हमें वैल्यू दे देते हैं तो इसका मतलब एक्चुअली में है कि हम यहाँ पर क्या निकालना चाह रहे हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि भाई डेफिनेट इंटीग्रल से आप निकालते क्या हो, करते क्या हो, तो डेफिनेट इंटीग्रल से हम क्या करते हैं, किसी भी कर्व का एरिया निकाल सकते हैं। अब जैसे आप जब एरिया आपने अब तक निकाले होंगे, बहुत सिंपल फिगर्स के एरिया निकाले होंगे, जिसमें आपने ट्राइंगल या स्क्वायर या रेक्टेंगल या सरफेस एरिया आपने निकाला होगा, तो उन सब के एरिया का फार्मूला तो आपके पास होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपके पास एक कर्व है, ऐसे एक ये ग्राफ हो गया और आपने एक कर्व बना दिया, एक ये कर्व है, इस कर्व का मुझे एरिया फाइंड करना है। अगर मैं इसको बाउंड कर दूँ, ये पॉइंट है मेरा ए और ये पॉइंट है मेरा बी, तो इसका मुझे एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया फाइंड करने के लिए एक्चुअली हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जब इसका एरिया फाइंड करोगे तो क्या तरीका होता है, जैसे यहाँ पर ये ए है, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी आपकी फंक्शन की वो हो जाएगी एफ ए, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इसकी एफ बी। ये ग्राफ किसका है, ये एफ एक्स एक फंक्शन है, इसका ग्राफ है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर कि जितना भी जो कर्व है, इस कर्व को हम छोटे छोटे रेक्टेंगल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। मान लो आपने ये, मैं अभी थोड़ा बड़ा रेक्टेंगल कर रहा हूँ, ये रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गए, तो ये यहाँ पर 4 रेक्टेंगल बन गए। इसका एरिया अगर आप निकाल दोगे तो ये सबका एरिया निकल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई रेक्टेंगल, ये एग्जैक्ट रेक्टेंगल तो बन नहीं रहा ना, ठीक है। लुक लाइक ए रेक्टेंगल है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर अगर रेक्टेंगल बनेगा तो ये लाइन ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो ये वाला जो पोर्शन है ये इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस एक्स्ट्रा पोर्शन को और थोड़ा एक्यूरेट करने के लिए हम इसको और छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर मान लो मैं रेक्टेंगल अब इधर ले लूँ, तो अब मेरे पास क्या है, ये वाला पार्ट जो है ना थोड़ा सा रह गया, तो और मैं इसको छोटा कर देता हूँ और इसको मैं छोटा कर देता हूँ। इस तरह से छोटे छोटे रेक्टेंगल में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। कितना छोटा कर सकते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अब यहाँ पर जो फार्मूला बनता है, इस प्रोसेस के थ्रू जो फार्मूला बनता है उसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ सम। उसकी हेल्प से हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो सिलेबस है उसमें लिमिट ऑफ सम्स नहीं है। अप्लाइड मैथमेटिक्स के सिलेबस में लिमिट ऑफ सम्स नहीं है, ये कोर मैथ्स के सिलेबस में, तो उनको पढ़ने दो, आपको नहीं पढ़ना है। हम यहाँ पर दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। हम मेथड यूज़ करेंगे सेकंड फंडामेंटल थ्योरम या सेकंड फंडामेंटल लॉ। इसका हम यूज़ करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल निकालने के लिए, ठीक है। ये तो मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब बताया कि एक्चुअली में डेफिनेट इंटीग्रल क्या काम करता है, लेकिन हम ऐसे निकालेंगे नहीं, ठीक है। ऐसे अगर हमें निकालना होगा तो लिमिट ऑफ सम पे जाएंगे। हम क्या करेंगे, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम में क्या कहता है, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन का आपको डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है, लिमिट आपको दे दी a टू b, तो ये वाली लिमिट है, ये x की वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको हम बोलेंगे अपर लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करोगे, नॉर्मली हम जैसे इंटीग्रेशन करते हैं सिंपल, वैसे ही आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे इस फंक्शन का, तो ये क्या आता है आपके पास, इसको हमने मान लिया कैपिटल एफ एक्स आ गया, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हो, डेफिनेट वैल्यू निकाल रहे हो। इंटीग्रेशन जब हम इनडेफिनेट निकालते हैं तो उसमें सी की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है, सी की वैल्यू डिपेंड करती है एक्स वाई की वैल्यू के ऊपर, तो इसलिए वो इनडेफिनेट इंटीग्रल हो जाता है। यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हैं, लेकिन ये सी क्यों नहीं आता उसका रीज़न भी आप समझ लो। अगर मैं मान लो यहाँ सी लगा देता हूँ, तो यहाँ पर जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती हैं, इसको आप यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, फुल ब्रैकेट लगा दो या इस साइड लिख दो बस। अब उसके बाद क्या काम करते हैं, जो एक्स जो आपका कर्व दे रखा है, जो आपका आंसर आया उसमें जो एक्स की वैल्यू आई है उसकी जगह आप पहले अपर लिमिट पुट करेंगे एफ बी प्लस में सी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, यहाँ तो कुछ पुट होगा नहीं। फिर हम यहाँ पर ए पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एफ ए प्लस में सी, और यहाँ पर ये बीच में नेगेटिव साइन रहेगा। अब इस नेगेटिव साइन को जब आप खोलोगे
तो एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी। अब आप देख रहे हो सी तो कैंसिल ही हो गया, तो जब सी कैंसिल ही हो जाएगा तो हमें उसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर बार सी कैंसिल होना है। यहाँ तो आप एक्स की वैल्यू तो कुछ पुट कर ही नहीं सकते, तो यहाँ भी सी रहेगा, वो यहाँ पर माइनस सी हो जाएगा, वो हर क्वेश्चन में कैंसिल होगा। तो यानी जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करोगे तो सिंपली आपको क्या करना है, एफ एक्स यानी जो इंटीग्रेशन आएगा वो लेना है, लिमिट लगानी है, लिमिट लगाने के बाद आपका ये आंसर बनेगा। तो इस प्रोसेस से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आई थिंक आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया, प्लस डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब भी, बेसिक कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम क्वेश्चंस करेंगे आगे, कर्व के एरिया निकालने वाले क्वेश्चंस भी करेंगे हम, लेकिन मेथड हमारा ये वाला रहेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लेते हैं कुछ। तो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो इंटीग्रेशन करने के लिए जो हमने इनडेफिनेट में सीखा है वो यूज़ करना है, बस उसके अलावा एक्स्ट्रा एक काम और करना है कि लिमिट आपको लगानी है। बस इंटीग्रेशन में इसमें कुछ नहीं है, डेफिनेट में बिल्कुल आसान टॉपिक है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब अपॉन में 3, सी आपको लगाना नहीं है, लिमिट ही आ गई। अब आप 3 यहाँ पर पुट करोगे तो 3 की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस 2 की पावर 3 अपॉन में 3, यानी जब भी आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस साइन बीच में ज़रूर लगा देना है। तो ये आ जाएगा 27 अपॉन में 3, ये आ जाएगा 8 अपॉन में 3, यानी 19 अपॉन में 3। ये आंसर आ गया। सेकंड में कहता है एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? सिंपल सा इंटीग्रेशन है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में एक्स, लिमिट आ गई -1 टू +1। अब यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करोगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर माइनस साइन। अब लोअर लिमिट लगाएंगे तो -1 का स्क्वायर करोगे +1 हो गया अपॉन में 2, और यहाँ पर पुट करेंगे तो -1 आ गया। ब्रैकेट खोलोगे तो ये कैंसिल, 1 + 1 2 इसका आंसर। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, आंसर आ गया, और लिमिट लगा दी ये, और आंसर आ गया इसका log 3 माइनस log 2। तो log की प्रॉपर्टी होती है, अगर बीच में माइनस होता है तो दोनों को इकट्ठा करोगे तो माइनस वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो आंसर आ गया log 3/2, सी तो लगाना ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको 1/x दिया, इधर भी 1/x है, तो इंटीग्रेशन तो वही होगा। लिमिट यहाँ पर आपको -1 से -4 दिए हैं, उसकी वजह से क्या होगा, इसका आर्गूमेंट जो है वो नेगेटिव आ रहा है, और लॉग का जो आर्गूमेंट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आर्गूमेंट मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इस नेगेटिव साइन को आप नेगलेक्ट कर दो, इसको आप सिंपल लिखो log 1 माइनस log 4। अब log 1 की जो वैल्यू होती है तो 0 होती है, वो log 4 एज इट इज रहेगा, यानी 0 माइनस log 4, आंसर आ गया इसका -log 4। सेकंड पार्ट है इसका, इसमें 1/2x माइनस 3 है। अब डिनोमिनेटर में 2x माइनस 3 है, इसका अगर डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा डेरिवेटिव। तो ऊपर यहाँ पर 1 दे रखा, आपको 2 नहीं दे रखा। तो हमने इंटीग्रेशन में ये पढ़ा था इंडेफिनेट में कि अगर नीचे वाली टर्म का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर आ जाए तो आंसर आपका लॉग में आएगा। तो यहाँ पर देखो, अब इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव क्या है, 2 है, तो 2 तो आप बना सकते हो। 2 बनाने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, और उसको बैलेंस करने के लिए बाहर 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसे हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो 1/2, और ये आ जाएगा log 2x माइनस 3, लिमिट आ गई आपके पास 0 to 1। इस 1/2 को आप कॉमन रखो बाहर, यहाँ लिमिट अप्लाई करो तो ये आ जाएगा log, यहाँ पुट करेंगे 1 माइनस 3, 1 को यहाँ पुट करेंगे तो 2 माइनस 3 यानी -1 आ गया, और यहाँ 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि आपका जो आर्गूमेंट है वो नेगेटिव आ रहा है, तो उसको आप नेगलेक्ट कर दो, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये log 3 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका -1/2 log 3। रूट 5x + 4, रूट में जो आते हैं उसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या करना है भाई, पावर रूल लगा देना है। ठीक है, पावर रूल आपको याद हो गई। यहाँ पर रूट का मतलब क्या होता है, इसकी पावर है हाफ, तो इसको आप सॉल्व करोगे 5x + 4 की पावर आ गई 3/2, क्यों हाफ में 1 प्लस करेंगे, और जो 3/2 अपॉन में आता है उसको हम रेसिप्रोकल करके यहाँ पर लिख देते हैं, एक अपना स्टेप बचाने के लिए। ठीक है, अब साथ में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हाँ, यहाँ पर जो है ना वो x नहीं है, x के साथ कोई नंबर भी दिया हुआ है। तो x के साथ जब कोई नंबर दिया होता है, इसको भी हमने डायरेक्ट सीखा था, बस आपको सिंपली क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना है, और लिमिट आ गई इसकी 0 to 1। अब यहाँ पर देखो 2/15, इसको तो निकाल दो बाहर कॉमन, और अंदर लिमिट लगा दो। अंदर लिमिट लगाओगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर 1 पुट करोगे तो देखो 5 + में 4 9 आ गया,
9 की पावर आ गई 3/2। अब 0 पुट करोगे तो ये 0 हो गया, 4 रह जाएगा, तो 4 की पावर आ गई 3/2। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 9 की पावर 3/2, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो 9 का पहले आप क्या करो, नीचे जो 2 दिया हुआ है दैट मीन्स स्क्वायर रूट हो गया, तो 9 का पहले कर लो स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया। अब 3 की पावर 3 कर दो, 3 की पावर 3 होगी 27। सेम यही चीज़ आप यहाँ पर करो, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, 2 की पावर 3 करोगे 8 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2/15 इंटू में 19 यानी 38/15, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 में क्या दिया हुआ है। तो ऐसे बस सिंपल इंटीग्रेशन है, जो हमने पीछे किए इंटीग्रेशन वही सारे रूल लगेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको लिमिट वाला पार्ट और करना है इसमें। तो ये कहता 3 की पावर x, थर्ड का फर्स्ट पार्ट में, और लिमिट आपको दे रखी है यहाँ पर 2 to 3। तो 3 की पावर x मतलब यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन किसका यूज़ करना है, याद है कि नहीं याद है? इंटीग्रेशन याद कर लो, अगर याद नहीं है तो, याद है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर a की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे हम। a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x अपॉन में log a, अपॉन में आ जाता है। तो यहाँ पर a की जगह 3 है, तो 3 की पावर x अपॉन में log 3, लिमिट लगाओगे 2 to 3, लगा दो यहाँ पर 3 की पावर 3 अपॉन में log 3 माइनस 3 की पावर 2 अपॉन में log 3। तो 3 की पावर 3 हो गया 27, 27 में से 9 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 18 अपॉन में log 3। अब इस 3 से 18 को काट मत देना कहीं, वो log का आर्ग्यूमेंट है, वो अलग नहीं है, log के साथ ही जुड़ा हुआ है। उसका भविष्य, उसका वर्तमान, उसका और पास्ट, सब कुछ log के साथ जुड़ा हुआ है, उसको उससे अलग नहीं करना। सेकंड पार्ट में कहता है कि लिमिट है 2 to 3 और इंटीग्रल करना है आपको x स्क्वायर माइनस 1 का। अब इसका भी एक फार्मूला था, अगर ध्यान हो आपको तो। इसके फार्मूले में क्या था कि भाई आपके पास अगर इंटीग्रेशन है ऐसे 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए। ठीक है, तो वही इंटीग्रेशन आपको यहाँ पर लगाना है। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रह जाना है। तो अब इसको इंटीग्रेशन लगाओगे, आ जाएगा 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए, लिमिट आ गई 2 to 3। लिमिट अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 तो बाहर कर देना, log यहाँ पर करोगे 3 माइनस 1 2 आ गया, 3 प्लस 1 4, फिर माइनस साइन, log 2 माइनस 1 1 आ गया, 2 प्लस 1 3 हो गया। अब फिर वो माइनस में आ रहा है तो इसको आप इकट्ठा कर दो, इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा 1/2 log 2/4। इसको लाएंगे डिवाइड में, तो डिवाइड में लाने की बजाय इसको रेसिप्रोकल करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा 1/2 log 3/2। क्वेश्चन नंबर देखो फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में क्या था 4x³ माइनस 5x² लिमिट 1 to 2 है, प्लस में सॉरी माइनस 5x² प्लस 6x एंड प्लस 9। अब इसका इंटीग्रेशन 4 टर्म दे रखी है बस, और कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन तो सिंपल सा ना, इसका पावर फार्मूला लगा दो बस। पावर फार्मूला लगाया तो ये आ जाएगा 4x की पावर 4 अपॉन में 4, 5x³ अपॉन में 3, 6x² अपॉन में 2 एंड 9x, लिमिट आ गई 1 to 2। ये कैंसिल हो गया, इधर से ये कैंसिल हो गया। लिमिट अप्लाई करो 2 की पावर 4, 5/3, 2 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 2 प्लस में 9 इंटू में 2, माइनस साइन लगाओ। x की जगह अगर 1 अप्लाई करोगे तो 1 की तो पावर कितनी भी कर लो 1 ही रहना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1, इधर आ जाएगा माइनस 5/3, इधर आ जाएगा प्लस में 3 और प्लस में 9। ब्रैकेट खोलो, इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा 8 5 जब 40/3, इधर से आ जाएगा 4 18 माइनस 1 प्लस 5/3 माइनस 3 माइनस 9। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो जिसमें पहले 3 आ रहा है उसको आपको सॉल्व कर लो, -40 इधर है प्लस 5 इधर है, तो ये तो हो गया आपके पास -35/3। बाकी जो नंबर्स हैं उसमें देखो क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पर
टू की पावर 2 इंटू में 3 और था, तो 4 3 यहाँ पर आएगा 12। अब देखो ये 12 प्लस का हो गया, ये दोनों 12 मिला के माइनस के हो गए तो कैंसिल कर दो। 16 प्लस में 18, 34 माइनस 1 33 हो गया। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, इधर आ जाएगा 99 अपॉन में 3, माइनस करोगे आ जाएगा 64 अपॉन में 3। ये इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? सेकंड पार्ट में कहता है भाई रूट 8x, लिमिट दी है 0 to 8, और रूट 8x माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन 8। अब यहाँ पर ये 8 है ना, ये भी रूट के अंदर है, और जो x है वो भी रूट के अंदर है, तो रूट 8 तो कांस्टेंट हो गया, उसको तो ऐसा कैसे ही रहने दो, अभी उसको अभी कुछ नहीं करना हमें। रूट x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर आ गई 3/2 और ये आ गया 2/3, माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 3 अपॉन में 3 इंटू में 8, लिमिट आ गई 0 to 8। अब यहाँ लिमिट आप पुट करो तो ये जगह देखो 2 अपॉन में 3 रूट 8, यहाँ पर आ जाएगा 8 की पावर 3/2, इधर पुट करोगे तो 8 की पावर 3 और नीचे आ गया 3 इंटू में 8। यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ख़त्म किस्सा। ठीक है, ये तो 0 हो ही गया। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो रूट 8 है और यहाँ 8 की पावर 3/2 है। रूट 8 का मतलब क्या होता है? पावर हाफ हो गई, और 8 की पावर 3/2 इधर होगी, तो दोनों का बेस सेम है, पावर से पावर ऐड कर दो, तो 1 अपॉन में 2 और 3 अपॉन में 2 कितना आ गया? 4/2। 4/2 का मतलब 2 आ गया, तो ये हो गया 2/3 इंटू में 8 की पावर 2 माइनस, यहाँ से इसको एक कैंसिल कर देंगे, 8 की पावर 2 अपॉन में 3। अब यहाँ से आप 8 की पावर 2 अपॉन में 3 कॉमन ही निकाल लो, थोड़ा और छोटी हो जाएगी कैलकुलेशन। इधर से रह गया 2 माइनस 1, तो ये हो गया 64/3, यहाँ से आ गया 1, आंसर आ गया 64/3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन में आपको रूट वाली टर्म्स दे रखी हैं डिनोमिनेटर में, तो उसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे? ध्यान है क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है आपको dx अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, और लिमिट आपको दी हुई है 0 to 1। तो जब भी रूट वाला क्वेश्चन आएगा ऐसे, तो उसमें आपको क्या, अगर रूट वाला ऊपर होगा तो अलग अलग दोनों का इंटीग्रेशन हो जाता, काम खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर इसने टेंशन हमें देने की कोशिश करी है डिनोमिनेटर में रूट देके, लेकिन हम उसकी कोशिश को सफल नहीं होने देंगे। हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर इसको कर देंगे रैशनलाइज। ये 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स से, नीचे भी और ऊपर भी। अब इससे होगा क्या? इससे तो सब कुछ हो गया। ऊपर आपके पास आ गया रूट 1 प्लस एक्स प्लस में रूट एक्स, नीचे आपके पास a माइनस बी, ए प्लस बी की आइड, जब भी रैशनलाइज करते हो तो ये आइडेंटिटी तो बनती है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा माइनस एक्स, यहाँ कर दो dx, कैंसिल, डिनोमिनेटर में रह गया 1। अब डिनोमिनेटर में अगर 1 रह गया तो उसको लिखने की ज़रूरत है क्या? कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको सीधा इसका और इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, पावर फार्मूला लगा दोगे 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, और इसमें भी ऐसे ही करेंगे x की पावर 3/2। इसके साथ भी 2/3 आएगा आगे, इसके साथ भी 2/3 आएगा, तो उसको मैं सीधा बाहर ही लिख देता हूँ। लिमिट आ गई 0 to 1। अब लिमिट अगर अप्लाई करोगे आप तो यहाँ पर 1 प्लस 1 2 की पावर 3/2 हो गया, प्लस में 1 की पावर 3/2 करोगे तो 1 ही रहना है, फिर माइनस साइन, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 1 की पावर 3/2 मतलब 1 आ गया, और यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ तो 0 ही आ गया। अब ब्रैकेट खोलने पर ये इससे भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 3/2 है, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 5/2 हो गया। तो 2 की पावर 5/2 अपॉन में 3। अपने आंसर को आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। बुक की अगर बात करें, बुक में जो आंसर है वो क्या दिया हुआ है, उसने यहाँ पर 2 की पावर 5/2 को रूट में सॉल्व कर दिया है, 4√2 कर दिया है। ठीक है, यानी 2 इंटू 2 इंटू, अब यहाँ पर अगर मैं इसको मान लो आपको उसी में लिखना है अगर, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? 2 की पावर 5/2 है, 5/2 का मतलब हो गया 4.5,
और सॉरी 2.5, 2.5 का मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूँ इस तरीके से। अब 2 का पावर क्या हो जाएगी, 2, 4 आ गया और ये रूट में आ गया, तो आंसर क्या बन गया 4√2/3। ठीक है, बुक से मैच करना है तो ठीक है, नहीं तो आप अपना आंसर यहीं पर छोड़ोगे तो भी ठीक है। सेकंड पार्ट में यहाँ पर दिया हुआ है लिमिट है 0 to 1 और ऊपर दिया आपको 1 - x, नीचे दिया हुआ 1 + x। अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर आ रहा है उस न्यूमरेटर की डिग्री न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के बराबर है। तब दोनों की डिग्री जब बराबर होती है तो हम पहले क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं या बैलेंस करते हैं, जैसा मर्जी आप कर लो। अब यहाँ पर जो 1 - x है इसको मैं ऐसे लिख दूँ -x + 1 और इसको डिवाइड करूँ मैं x + 1 से, तो क्या -1 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ -x -1 ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा क्वोशिएंट, ये आ गया -1 और 2/x + 1 ऐसे आ गया। तो इस इंटीग्रेशन को मैं ऐसे लिख देता हूँ -1 प्लस में 2/x + 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। -1 का इंटीग्रेशन करोगे तो -x आ गया। अब इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 होता है, वो 1 तो यानी ऊपर हमेशा ही रहता है, वो तो हर जगह प्रेजेंट है। तो ये जो 2 है इसको तो बाहर ले लेंगे, आ जाएगा 2 log x + 1। लिमिट आ गई 0 to 1। अब यहाँ पर लिमिट पुट करोगे तो ये हो गया -1, यहाँ पर करेंगे तो 2 log 2 हो जाएगा, फिर माइनस साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, प्लस में 2 log 1। अब जो log 1 है, log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, मतलब ये वाला जो पूरा पार्ट है ये तो सारा का सारा हो गया 0, बच गया ये आपके पास, और ये आपका आंसर हो गया -1 प्लस में 2 log 2। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसके थर्ड पार्ट में कहता है 1 लिमिट है 1 to 2 और dx/में x + 1 x + 2। अब यहाँ पर दो लीनियर फैक्टर आपको दे रखे हैं और ऊपर ऐसा कुछ नहीं है जिसके साथ हम इनको काट सके या सॉल्व कर सके, तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा कौन सा मेथड, याद आया याद आया याद आया, कौन सा मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, सारे याद रखो। पार्शियल फ्रैक्शन अगर हम इसमें लगाएंगे तो क्या क्या करते हैं हम उसमें हम पुट करते हैं 1/में x + 1 x + 2 को a/में x + 1 और b/में x + 2। फिर उसके बाद क्या होता है भाई, यहाँ पर तो एज इट इज़ रहेगा, ये यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद a × x + 2 आ जाएगा, b × में x + 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में x + 1 x + 2 आएगा, लेकिन ये कट जाएगा इससे, के इसका तो खेल खत्म। अब हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालनी होती है, उसके लिए कंपेयरिंग का मेथड भी मैंने आपको बताया हुआ है, पुट करने वाला मेथड भी बताया हुआ है, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे ही कर लो। अगर पुट करने वाले से करूँगा तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो -2। अब यहाँ तो x है ही नहीं, 1 है, तो यहाँ तो 1 रहेगा, यहाँ -2 पुट कर दे, ये 0 हो गया। यहाँ -2 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा -b, तो -b यानी b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1। अब यहाँ पर आप पुट कर दो, x की जगह पुट कर दो अब -1, उससे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, इस साइड तो 1 रहना ही रहना है। अब यहाँ -1 + 2 करोगे 1 आ जाएगा, यानी a की वैल्यू आ गई 1। अब a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, तो ये जो पूरा पार्ट है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है 1 to 2 a/x + 1, a की जगह आ गया 1, 1/में x + 1 -1/में x + 2, इस तरीके से आ गया। ठीक है, और यहाँ पर जब ये कंसेक्यूटिव होते हैं ना, ध्यान रखनी पड़ेगी आपको ये चीज़, अगर ये दोनों कंसेक्यूटिव होते हैं तो आप डायरेक्टली उसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे 1/2, और अगर इस तरह से आ जाए, मान लो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, एक 1/2 × में 3 ऐसे आ जाए तो ये 1/6 होगा। 1/6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आने 1/6 है, ऐसे यहाँ पर 3 4 होगा तो आप 1/3 - 1/4 भी लिख सकते हो। तो अगर ये कंसेक्यूटिव हैं तो आप इसको ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा log x + 1, इसका आ जाएगा -log x + 2, दोनों को इकट्ठा कर दो, log x + 1 डिवाइडेड बाय x + 2। अब लिमिट लगाओगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा आपके पास log 2 + 1 यानी 3/4 और फिर माइनस साइन। अब लोअर लिमिट लगाओगे तो 1 + 1 2/3। अब दोनों को फिर से इकट्ठा करो तो माइनस में फिर से इसका रेसिप्रोकल कर दो तो आ जाएगा log 9/8। ये आपका
थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं बच्चों। 6 में यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में भी दिया हुआ है, दोनों में ही यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन ही यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह शॉर्टकट नहीं होगा, पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉपर लगाना पड़ेगा। नीचे दो लीनियर फैक्टर हैं तो आप इसको पुट करो वैसे ही, x+3 अपॉन में x इंटू x+2 इज इक्वल्स टू a अपॉन में x प्लस में b अपॉन में x+2। अब यहाँ से एलसीएम लेने के बाद आपके पास इधर से x+3 बचेगा, इधर से a इंटू x+2 और इधर से आ जाएगा b इंटू में x। अब यहाँ पर आप x की जगह एक बार 0 पुट करो, जो 0 पुट करोगे इधर 3 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2a, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 3/2। अब आप यहाँ पर x की जगह पुट करो -2, जिससे ये 0 हो जाए। पुट आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश ऐसे करनी है कि आप a और b की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सको जल्दी से जल्दी। तो -2 पुट करोगे, -2 प्लस में 3 1 आ गया, इधर करेंगे यहाँ तो 0 हो जाएगा, इधर आ जाएगा -2b, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट करो तो इंटीग्रेशन बन गया आपका a अपॉन x यानी 3/2 अपॉन में x -1/2 अपॉन में x+2। लिमिट आ गई आपके पास 1 to 2। अब ये 3/2 ये तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन तो आपको 1/x का करना है ना, तो 1/x का तो होता है log x। ऐसे यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इसका करना है तो हो जाएगा log x+2, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या है 1 है, 1 ऊपर हमेशा रहते ही रहता है। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करोगे आप तो ये आ जाएगा 3/2 log x की जगह आ गया यहाँ पर 2 -1/2 log 2 + 2 हो गया 4, फिर माइनस साइन। अब यहाँ 1 अप्लाई करोगे तो log 1 की वैल्यू होती है 0, सीधा आप 0 कर दो। इधर आ गया आपके पास -1/2 log 1 + 2 मतलब 3। अब इनको इकट्ठा करो, देखो 3/2 ये हो गया log 2 -1/2 log 4, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 log 3। अब यहाँ पर जब हम इसको इकट्ठा करने की कोशिश करें तो हम क्या करें, यहाँ पर देखो 1/2 अगर होता तो 1/2 तो कॉमन निकल जाता, तो इसको 1/2 आप कैसे बना सकते हो, 3 को ले जाओ पावर में, तो ये आ जाएगा 1/2 log 2⁻3। यहाँ भी 1/2 और ये भी 1/2। तो अब आप क्या कर सकते हो, 1/2 निकाल सकते हो कॉमन। अंदर अब आपके पास क्या बचेगा, इन सबको कर दो आप इकट्ठा। इकट्ठा जब करेंगे तो जो माइनस वाला लॉग है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो प्लस वाला है वो तो ऊपर आ जाएगा, नहीं 2 की पावर 3 मतलब 8 आ गया, इनटू में 3 डिवाइडेड बाय 4, इससे ये कैंसिल। यहाँ लॉग तो लिखना भूल ही गए, तो आंसर आ गया आपका 1/2 लॉग कितना आ गया, log 6। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना है। अब यहाँ पर जो फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक है एक, तो जब हम इसको पुट करेंगे, पुट 1 अपॉन में x² इंटू x+1, तो ax प्लस b करके पुट करना है। जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके लिए ऐसे पुट करते हैं, और जो लीनियर है वो c आ गया। अब यहाँ से वही 1 रह गया, एलसीएम लेंगे तो ax प्लस b को मल्टीप्लाई करना है x+1 से, और c को मल्टीप्लाई कर देना है x² से। अब यहाँ पर आप x की जगह अगर 0 पुट कर दें तो इधर 1 आ गया, इधर ये 0 हो गया, इधर ये 0 हो गया, यानी b रह गया और 1 रह गया, यानी b रह गया खाली, इधर से 0 हो गया, तो b की वैल्यू आ गई 1। अब x की जगह आप पुट कर लो -1, तो उससे क्या होगा, ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, तो 1 = c। तो c की वैल्यू भी 1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, अब रहेगी a की वैल्यू। अब a की वैल्यू को पुट करने से तो डायरेक्टली तो निकलेगी नहीं। अब यहाँ पर कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ, किसी एक का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, किसका कर लें, x² का ही कर लो। अब यहाँ से देखो, यहाँ तो कोफिशिएंट है नहीं x² का, तो 0 हो गया। ax को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax² बनेगा, तो x² का कोफिशिएंट हो गया a, इधर से c आ गया। तो a की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू कितनी थी 1, c की वैल्यू अगर 1 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -1। अब इन तीनों की वैल्यू निकल गई। अब इसको यहाँ पर आप पुट करो तो इंटीग्रल क्या आ गया आपके पास, लिमिट आ गई 1 to 3 ax प्लस b, a की जगह आ गया आपके पास -1 यानी -x प्लस में b,
b की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और c की वैल्यू आ गई 1। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करें, अब यहाँ पर ये जो दो टर्म आई है ना, इन दोनों टर्म को आप सेपरेट कर दो। सेपरेट करने के बाद आपके पास बचेगा माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर और ये आ गया 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 अपॉन में एक्स प्लस 1। तो इसको इससे कैंसिल करेंगे, ये तो आ जाएगा माइनस लॉग एक्स। ये जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया इसका मतलब एक्स की पावर -2 है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका तो आ जाएगा माइनस लॉग एक्स, ठीक है। इसका आ जाएगा एक्स की पावर 1 और इसमें ऐड करोगे तो -1 अपॉन में -1 प्लस में इसका आ जाएगा लॉग एक्स प्लस 1। इसमें और इसमें लॉग आ रहा है तो ये जो माइनस में इसको डिनोमिनेटर में ले लो, मतलब इसको आप ऐसे लिख लो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में ऐसे, ये आ जाएगा आपके पास -1 अपॉन एक्स। एक्स की पावर -1 है, उसको डिनोमिनेटर में लाएंगे, प्लस हो जाएगी, ये जो माइनस है ये इसके साथ माइनस हो जाएगा। अब आप लिमिट लगा दो, अगर हम 3 लगाते हैं पहले तो ये आ जाएगा 3 + 1 4, 4 अपॉन 3 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 3, फिर माइनस साइन, यहाँ पर 1 पुट करते हो तो 1 + 1 2, 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 का मतलब 2 ही हो गया, तो ये log 2 माइनस 1 अपॉन 2, सॉरी 1, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1। अब log वाली जो टर्म है एक ये है और एक ये है, पहले थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये आ गया log 4 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस log 2 माइनस 1। तो log 4 अपॉन 3 और log 2 दोनों को इकट्ठा करोगे तो log 4 अपॉन 3 और 2 का रेसिप्रोकल करके ऐसे लिख देंगे, क्योंकि माइनस में था वो, -1/3 और -1 आ गया -4/3, इससे ही कैंसिल। तो आंसर आ गया आपका log 2/3 एंड -4/3, log 2/3 और -2/3 अच्छा ये माइनस और ये माइनस प्लस आएगा तो ये -2/3 हो जाएगा, +2/3। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। तो 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, सेवन्थ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है x e की पावर x। इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अब यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा, डायरेक्ट कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा कौन सा मेथड, बाय पार्ट्स। याद आया नहीं आया, बाय पार्ट्स करना है। बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग पहले आप इन दोनों में से किसी एक को फर्स्ट फंक्शन चूज़ करना है, किसी एक को सेकंड करना है। तो हमने एक सिस्टम वहाँ पर देखा था, उसके हिसाब से जो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो पहले आता है एक्सपोनेंशियल से, एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में आएगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अब बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग क्या था, अगर आप बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहेगा, माइनस अब फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया 1 और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। फिर यहाँ पर आपको एक बार दोबारा से इंटीग्रेशन करना है, मतलब यहाँ पर लिमिट इसको दे रखी थी आपके पास 0 to 1, यहाँ पर फिर से लिमिट लगानी है और जो ये आपने सॉल्व कर दिया था इसमें लिमिट अलग से लग जाएगी, सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। या फिर आप इकट्ठा ही सॉल्व कर लो, क्योंकि लिमिट तो दोनों की सेम है। तो इकट्ठा अगर आप सॉल्व करोगे तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही आएगा। अब आपने लिमिट को इकट्ठा कर दिया, अब इसमें से और थोड़ा सिंपल कर लो, e की पावर x कॉमन निकाल दो तो x -1 रह गया। अब लिमिट आप लगा दो, अब लिमिट लगाओगे तो यहाँ 1 लगाने पर क्या होगा, ये सारा 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। फिर माइनस साइन, अब आप यहाँ लगा रहे हो e की पावर 0, e की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पर आ गया 0 - 1 मतलब -1, तो -1 यानी +1 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है, उसके सेकंड पार्ट में आप देखो कि ये दिया हुआ है आपको e की पावर x, e की पावर x को मल्टीप्लाई किया गया 1/x, e की पावर x को मल्टीप्लाई करा 1/x माइनस 1/x² से। तो ये भी एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रल है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर e की पावर x के साथ मल्टीप्लिकेशन में ऐसे दो फंक्शन आ जाए कि एक का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन आ जाए। अब यहाँ पर जो डेरिवेटिव है आप यहाँ दिखा भी दो, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ 1/x
इज इक्वल्स टू -1/x²। जब एक फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास आ जाए तो इसका जो आंसर है सीधा वो क्या बनता है, e⁻x इंटू में fx। fx क्या है यहाँ पर 1/x, जिसका डेरिवेटिव दिया होता है। लिमिट आप लगा दो 1 to 2। अब यहाँ लगाओगे e⁻2 अपॉन में 2 माइनस e⁻1 अपॉन में 1, यानी ये आपका आंसर आ गया। इसमें आप कॉमन निकाल सकते हो, कॉमन निकाल के लिख सकते हो, बुक में भी ऐसे ही छोड़ा हुआ है, मर्जी आपकी, जैसे मर्जी कर लो। क्वेश्चन नंबर देखो 8th क्वेश्चन में कहता है आपसे कि लिमिट, आपको जो इंटीग्रल है वो दे रखा है, लिमिट दे रखी है 0 to a और इंटीग्रल है 3x² dx इक्वल्स टू 8। a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर जो लिमिट आप लगाओगे उससे पहले इसका इंटीग्रेशन किया, लिमिट आ गई इसकी 0 to a इक्वल्स टू 8, इससे कैंसिल। तो a की वैल्यू यहाँ पुट करोगे a⁻3, 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। 8 को आप लिख लो 2⁻3, दोनों को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 आ गई। इसी का अगर सेकंड पार्ट है उसमें आपको दिया हुआ है 3x² प्लस 2x प्लस में 1। थोड़ा सा लंबा सा लग रहा है, मिटा लेते हैं इसको, थोड़ी जगह मिल जाएगी। 8th का सेकंड पार्ट, इसमें लिमिट आपको दे रखी है 1 to a और कर्व दे रखा है 3x² प्लस 2x, 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx इक्वल्स टू 11। यहाँ पर भी आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही तरीका रहेगा, इंटीग्रेशन करो 3x³ अपॉन 3 प्लस में 2x² अपॉन 2 प्लस में x, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल। लिमिट अप्लाई करो a⁻3 प्लस a⁻2 प्लस में a, 1 पुट करोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ पर इसको भी आप इधर ले आओ तो ये क्या बनेगा आपके पास a³ प्लस में a², ये हो जाएगा -3 और 11 को भी इधर लाओगे तो हो जाएगा -14। अब यहाँ पर आपके पास ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है वो आपका क्या हो सकता है। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पर क्या हो सकता है, आपको यहाँ पर a की कोई ऐसी वैल्यू देखनी पड़ेगी जिससे आपका जो आंसर है ये 0 के बराबर आ जाए। तो 1 पुट करने से तो देखो ये 0 हो नहीं रहा, तो 1 तो पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं, और ऐसा कुछ नहीं बन रहा कि हम यहाँ से इसके फैक्टर कर दें। ठीक है, फैक्टर अगर करेंगे तो भी हमारी बात नहीं बनेगी, तो हम इसमें कुछ और वैल्यू पुट करके देखते हैं। मान लो हम यहाँ पर a की जगह 2 पुट करके देखते हैं, पुट a इक्वल्स टू 2, उससे 0 होगा नहीं होगा ये चेक करो। जीरो चेक करना है, 8 प्लस 4 12, 12 और 2 14, तो a की वैल्यू एक तो 2 आ गई। ठीक है, एक वैल्यू तो पॉसिबल होगी 2। अब a की वैल्यू अगर 2 होगी दैट मीन्स इसका फैक्टर बन गया आपके पास, क्या फैक्टर बन गया, 2 फैक्टर बन गया। अब जो फैक्टर बन जाता है तो हम क्या करते हैं, फैक्टर बन गया a-2। अब a-2 से आप इसको डिवाइड करो, आपके पास क्वोशेंट क्या आया, एक वैल्यू तो हमारी निकल गई। क्या हम चेक कर रहे हैं क्या और वैल्यू भी पॉसिबल है या नहीं, तो यहाँ पर आ गया a², तो a³ माइनस 2a², साइन चेंज करते हैं, ये आ गया 3a²। अब 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर साइन चेंज, 7a माइनस 14, अब 7 से करो, तो जो क्वोशेंट आपके पास ये आ गया। अब इस क्वोशेंट को 0 के बराबर रख के देखो ये पॉसिबल है या नहीं है। अब यहाँ पर सारी टर्म एक तो पॉजिटिव है तो ये 0 के बराबर तो आ ही नहीं सकता। एक तो आप ऐसे समझ सकते हो, या आप d निकाल लो इसका डिस्क्रिमिनेंट, उससे भी आप देखोगे d इसका नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ये। अब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो हमारे पास बस a की वैल्यू रहेगी 2, तो बस वही वाली वैल्यू आपको आंसर में अपने देनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9th में आपको दिया हुआ है, यहाँ पर a to b लिमिट दी हुई है और x³ अपॉन x³ dx इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन के लिए दिया हुआ है a to b x² dx इज इक्वल्स टू, बराबर में दिया हुआ आपको 2/3। तो a और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो इसका इंटीग्रेशन करते ही आ जाएगा x⁴/4 माइनस b⁴/4 इज इक्वल्स टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये आ जाएगा a⁴
एक्स की पावर 4, सॉरी मैंने सीधी लिमिट भी लगा दी मैंने, एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, लिमिट आ गई इसकी a टू b। अब लिमिट आप लगाओगे पहले b की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस a की पावर 4 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसका जो डिनोमिनेटर है इसको एलसीएम लेके इधर पहुंचा दो, सब 0 हो जाएगा, मतलब b की पावर 4 माइनस a की पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। तो b की पावर 4 इज इक्वल्स टू a की पावर 4 आ गई। अब यहाँ पर पावर क्योंकि इवन है तो a और b की जब वैल्यू आप निकालोगे तो b इक्वल्स टू a मत कर देना, b इक्वल्स टू प्लस माइनस a हो सकती है। ठीक है, अगर पावर ऑड होती तो फिर क्यूब से क्यूब आप कैंसिल कर देते, लेकिन जब स्क्वायर में होगी तो इसका स्क्वायर रूट करना होता है एक तरह से, यानी प्लस माइनस दोनों वैल्यू पॉसिबल है। अब दूसरे से हम देखते हैं कि भाई दोनों वैल्यू निकाल के कि हमारा आंसर क्या आता है। अब यहाँ से देखो x की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस लिमिट आ गई a टू b इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। अब यहाँ पर हमने रखा b क्यूब अपॉन में 3 माइनस a क्यूब अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 3। डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम है तो वो तो हो गया कैंसिल। तो b की पावर 3 माइनस a की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में आप b की जगह एक बार a पुट करके देखो और एक बार माइनस a पुट करके देखो। इफ़ b इक्वल्स टू a, अब b को a के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब माइनस a क्यूब इज इक्वल्स टू 2। तो ये तो 0 आ रहा है और ये 2 हो रहा है, तो यानी ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी b और a दोनों बराबर तो नहीं हो सकते। अगर b की वैल्यू हम पुट करें माइनस a, तो माइनस a यहाँ पर रख के देखते हैं। अब तो माइनस a का क्यूब हो जाएगा ये माइनस a का क्यूब इक्वल्स टू 2, यानी माइनस 2a क्यूब आ गया। 2 से 2 कैंसिल, a क्यूब की वैल्यू आ गई -1, यानी a की वैल्यू आ गई -1। अब a की वैल्यू अगर -1 है तो b की वैल्यू +1 हो जाएगी। तो इस तरह से ये दो आंसर हमारे आएंगे, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू +1। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज हमने फिनिश कर दिया। आई होप आपको समझ में आई होगी एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है। अगली क्लास में हम बात करेंगे इसी डेफिनेट इंटीग्रल में अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़े तो आप उसको किस तरीके से करोगे। अभी तो हमने क्या डायरेक्ट इंटीग्रेट किया है, अब सब्स्टिट्यूट करके भी करना सीखेंगे। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।